वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियो में हमने कुछ मौलिक अधिकार से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बचे हुए मौलिक अधिकार टॉपिक से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से हमें चुनना है कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है, आर्टिकल 25 के अंतर्गत लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मनाने का अधिकार प्राप्त है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। जी हाँ, आर्टिकल 25 के अंतर्गत लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार प्राप्त है। अगला ऑप्शन दिया है, आर्टिकल 26 यह व्यवस्था करता है किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी जमा राशि से किसी विशिष्ट धर्म का पालन पोषण किया जाता हो। तो हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल एक सत्य है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। आर्टिकल 26 में ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि आर्टिकल नंबर 27 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की किसी भी व्यक्ति को इसलिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि किसी विशिष्ट धर्म के पोषण के लिए कर दे। तो ये उल्लेख आर्टिकल 27 में है, ना कि आर्टिकल 26 में। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी केवल एक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य है। अगला क्वेश्चन दिया, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ये गलत है। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल कर सकती है। यदि कोई सामाजिक बुराई उसमें आ गई है तो उस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए किसी भी धार्मिक मामले में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। अगला ऑप्शन दिया, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 2 और 3 दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। हमें क्वेश्चन दिया, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। तो पहला दिया है लोक व्यवस्था, दूसरा दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा, तीसरा दिया है शिक्षा, चौथा दिया है सदाचार, पांचवा दिया है स्वास्थ्य, छठा दिया है धर्मनिरपेक्षता। तो आर्टिकल 26 में व्यवस्था की गई है कि लोक व्यवस्था सदाचार स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, उनके पोषण का तथा प्रबंधन का अधिकार है। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 4, 5 हमारे सही है। तो 1, 4, 5 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ऐसा उल्लेख आर्टिकल 26 में किया गया। ऐसा उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल नंबर 26 में। अगला क्वेश्चन दिया है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है, राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिए जाने को प्रतिबंधित किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिए जाने को प्रतिबंधित किया गया है। अगला ऑप्शन दिया, राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने हेतु बाध्य किया जा सकता है। ये गलत है। किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी केवल एक सत्य है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या करता है। तो पहला ऑप्शन दिया, शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे ही इस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है ये। अगला है, सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए। ये भी गलत है। अगला है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत कहा गया है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं।
हैं। और अगला ऑप्शन दिया है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक यह मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त किसी संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत ये कहा गया है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 29 के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, गलत। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का अधिकार, गलत। अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार, जी हाँ बिल्कुल सही। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार। अगला धार्मिक मामलों के प्रबंधन पर का अधिकार, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 29 के अनुसार भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को जिसकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने और संरक्षित करने का अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमें चुनना कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 32 में वर्णित है, जी हाँ बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन दिया है आर्टिकल 30 मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करता है, बिल्कुल गलत है। मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार आर्टिकल 30 में नहीं वर्णित है। अगला आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश, आदेश या लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। निम्न में से कौन सी रिट इसमें शामिल नहीं है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है प्रमाणीकरण, तीसरा है अधिकार परीक्षा और चौथा है उत्प्रेषण। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है उत्प्रेषण, चौथी है निषेध आदेश और पांचवी है अधिकार परीक्षा। इसमें प्रमाणीकरण का कहीं उल्लेख नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें इसमें से चुनना है कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल सही है कि अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में से किसी में भी जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार कोई आदेश और निर्देश नहीं दे सकता है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत होगा कि सरकार को कोई भी निर्देश दे सकती है, आदेश या निर्देश दे सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन दिया है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है जब कोई भी शासक न्यायालय, निगम अथवा सार्वजनिक अधिकारी अपने लिए निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कौन सी रिट जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर बी निषेध, ऑप्शन नंबर सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी परमादेश। तो सरकार उच्चतम न्यायालय परमादेश रिट जारी करता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है, इसमें किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायालय परमादेश रिट जारी कर सकता है। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।